क्योंकि यूजुअली यूपीएससी ऐसा ही ट्रेंड हर बार लेके आती है कि आपको एग्जाम के टाइम पे आपको ऐसे एंजाइटी पैटर्न चेंज हो गया था, बट उस टाइम पे आपको काम रहना है और आपको ये समझना है कि अगर सी सेट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब सी सेट वो नहीं रह गया है पहले जैसा, अब आपको उसके लिए भी स्पेशली तैयारी करनी पता होता है कि यही इसका आंसर रहेगा। तो आई थिंक मैथ्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में फिर भी थोड़ा सा आंसर में डाइसी रहता है। तो आई थिंक क्वांट्स की प्रैक्टिस थोड़ी और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ आकांक्षा गुप्ता मैम है। मैम का सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी एग्जाम में 408 रैंक के साथ हुआ है। मैम से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी, कोचिंग, नोट्स, सब कुछ पे भी। आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। बहुत टाइम से सपना देखा था और वो फाइनली हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। आप शुरुआत से नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स किया था शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड उसके बाद मैंने एमए किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल भी है। और करंटली मैं लॉ कर रही हूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ LC1 ड्यूक फैकल्टी ऑफ लॉ से, और थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अब ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मैम क्या वजह है कि DU से ही हो रही है इस बार और JNU से? आई थिंक DU का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है, और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक थिंग्स आपको बहुत कुछ नई चीज़ें वो सिखाता है, जो बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी। पूरी पर्सनैलिटी आपकी देखी जाती है, चाहे वो इंटरव्यू में हो गया या फिर मेंस में हो गया। मेंस में भी क्वेश्चन के थ्रू आप कैसे क्वेश्चन की डिमांड को पूरी कर पाते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी ही दिखती है। तो आई थिंक DU का एक इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर जो होता है वो इतना ग्रेट होता है कि आपको हेल्प करता है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैम जब रिजल्ट आया यूपीएससी का तो PDF सबसे पहले PDF में नाम किसने सर्च किया? मैंने खुद ही सर्च किया था, लेकिन मैंने सर्च ना करके मैनुअली चेक किया था, ताकि थोड़ा सा एंजाइटी थी, डर था, इसलिए खुद से मैनुअली चेक किया था। वो दिन पूरा कैसा रहा रिजल्ट वाला आपका? काफ़ी अच्छा था। काफ़ी लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशंस आई थी, सब लोगों ने बधाई दी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था दैट फाइनली जो मेहनत करी थी वो कहीं ना कहीं सक्सेस के रूप में आ रही है। कौन सा अटेम्प्ट था मैम ये आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। ऐसा मैम आपने क्या चेंज किया कि मतलब जैसे कि आपको प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा था कि अचानक से फाइनल सीधा सिलेक्शन हो गया? एक्चुअली मेरा प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि शायद प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता थी। जैसे ही प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पता चली तो वो मेरे लिए वर्क कर दी। आई थिंक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये सोच लेंगे कि प्रीलिम्स बहुत क्योंकि यूजुअली यूपीएससी ऐसा ही ट्रेंड हर बार लेके आती है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ऐसे एंजाइटी होगी कि ये क्या आ गया, जैसे इस बार हुआ था, पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, बट उस टाइम पे आपको काम रहना है और आपको ये समझना है कि डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है एंड यू कैन डू इट। और अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर वो वर्क कर जाता है, और आई थिंक मेरे लिए यही वर्क किया। और दूसरा प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बाइबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप वो यूपीएससी के पूरे एनालाइज करते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ओके मैम। मैम एक सेकेंड। मैम CSAT के लिए क्या करें? जैसा कि आपने इस बार CSAT का क्वेश्चन देखा होगा, हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट आ गया, क्या करें CSAT के लिए? मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूं, तो मेरे को CSAT में एज सच इशू नहीं रहा था। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर CSAT के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब CSAT वो नहीं रह गया है पहले जैसा, अब आपको उसके लिए भी स्पेशली तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा सीरियस होकर अगर आप तैयारी करेंगे तो वो क्वालिफाई हो सकता है। और क्योंकि मुझे लगता है हमेशा से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आंसर्स आप श्योर होते हो कि अगर आपका निकल जाता है तो आपको पता होता है कि यही इसका आंसर रहेगा। तो आई थिंक मैथ्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में फिर भी थोड़ा सा आंसर में डाइसी रहता है। तो आई थिंक क्वांट्स की प्रैक्टिस थोड़ी और रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है अब। ओके मैम। मैम यूपीएससी प्री एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना चाहिए और कितना क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए एस्पिरेंट को? आई थिंक ये हर एस्पिरेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। किसी की कोई ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर करता है, कोई कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। मेरा ये रहता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी और मेरे लिए हमेशा से वही वर्क किया है। तो आई थिंक ये हर किसी को मॉक टेस्ट लगा के अपनी स्ट्रैटेजी खुद एनालाइज करके कि क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूजुअली 90 to 95 अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि
मेरा मानना ये है कि एलिमिनेट आप कर देते हैं, उसके बाद जो रहता है इस बार तो खत्म हो गया वो भी। इस बार ख़त्म हो गया है वो भी। बट मेरे केस में यही वर्क किया कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए एस्पिरेंट को कम से कम? आई थिंक मॉक प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करी जाए तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना हो सके उतना लगाना चाहिए। मैम प्रीवियस ईयर यूपीएससी में जैसा कि मैंने सुना होगा रिपीट नहीं होते हैं, फिर क्या फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर का? रिपीट नहीं होते हैं बट आपको उनकी डिमांड पता चल जाती है, यूपीएससी आपसे चाह क्या रहा है, एक्चुअली उनकी डिमांड क्या है एक एस्पिरेंस है। दो इस बार प्रीलिम्स बहुत डिफरेंट आया है, तो आपको फिर से अपनी स्ट्रैटेजी मोल्ड करनी पड़ेगी और फिर से इसी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो रिपीट नहीं होते हैं बट आपको स्ट्रैटेजी डेफिनेटली पता चलती है और बहुत वर्क करती है वो क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर। जी मैम, कोचिंग का क्या योगदान रहता है इस एग्जाम में? जैसा कि आजकल रिजल्ट आया, आप देख रही है कि बहुत सारे मतलब न्यूज़ चैनलों पे जगह जगह कोचिंग का ये योगदान रहता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि एस्पिरेंट इतना सारा कंटेंट है मार्केट में, इतना सब कुछ है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें क्या करना है। तो कोचिंग आपको वो प्रोवाइड कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी खुद की मेहनत है, खुद का हार्डवर्क है। आप कोचिंग लो या ना लो, आप इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको हार्डवर्क करना है और सही स्ट्रैटेजी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। जी, जैसे कि मैम यूपीएससी का रिजल्ट आता है, पीडीएफ आता है, बहुत सारे टॉपरों की मतलब ढोल नगारे बजते हैं, न्यूज़ चैनल पे चलते हैं, लेकिन लाखों सपने टूट भी जाते हैं। तो उन एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहोंगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार? मैं यही बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो किसी की भी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बैठते हैं और लास्ट में कुछ ही निकलते हैं। आई थिंक जो भी इस एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपेयर करता है वो सब ही डिजर्विंग है। इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे आपके लिए क्या वर्क किया और क्या नहीं किया। सो आई थिंक जिन लोगों का नहीं होता है, आई थिंक एक यूपीएससी की जर्नी ऐसी होती है, आप एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बना देती है, एक बेहतर इंसान बना देती है, जिसके बाद आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा तो डेफिनेटली कर ही लेते हैं। क्या वजह है मैम यूपीएससी में ऐसा कि 99% युवा 1% जॉब के पीछे भाग रही है? आई थिंक यूपीएससी क्योंकि एक सिविल सर्विसेज है, हर किसी को हम एक सिटीज़न होने के नाते हम लोग के अंदर रहता है कि देश सेवा की भावना रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी से एसोसिएटेड हैं। तो आई थिंक यूपीएससी एक इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है इंडिया में जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है ऐसा जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देता हो जितना आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम से मिलती है। एनसीईआरटी का मैम क्या योगदान है इस एग्जाम में? क्या बिना एनसीईआरटी पढ़े रिजल्ट लिया जा सकता है? मैं हर जगह यही क्वेश्चन पूछता हूँ टॉपरों से। एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर, आई थिंक ये बाइबल की तरह काम करते हैं आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते हैं प्लस न्यूज़पेपर को, आई थिंक न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस बार जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया है। आई थिंक आप न्यूज़पेपर बाय हार्ट फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस तक भी पहुंचते हैं तो मेंस में भी अब क्वेश्चन बहुत इजी आने लगे हैं। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, बट वो बेसिक पूछ रहा है। आप वो कैसे आंसर कर पाते हैं, डिमांड क्वेश्चन की कैसे पूरी कर पाते हैं, वो बेसिक से ही आएगा और वो एनसीईआरटी से आता है। मैम कई बार इस तैयारी के दौरान एस्पिरेंट जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से? मैं खुद इस फेज से गुजरी हुई हूँ। मैंने खुद देखा है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहती थी। बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऐसा आया था कि अब शायद नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक वही एक ऐसा टाइम है जब आपको अपना करेज गैदर करना होता है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई और हार्डवर्क का खेल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप कितना ज़्यादा अपने आप में, आप इमोशनली इंटेलिजेंट कितना है, आप अपने ऐसे पॉइंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो तभी आपको सबसे ज़्यादा करेज दिखाने की ज़रूरत है, और अगर आपने तब करेज दिखा लिया तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस होगी। रिजल्ट आने से पहले मैम इस एग्ज़ाम के जो भी लोग सेलेक्ट होते थे उसके बारे में आपका क्या सोचना था? इनका भी सिलेक्शन होता था यूपीएससी में? रिजल्ट आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बट क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं अब ये कह सकती हूँ बहुत ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं। सब लोग हम लोग के जैसे ही होते हैं, सब उतनी ही मेहनत करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से आपने उस एग्ज़ाम में उस दिन आपने कैसा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सालों की मेहनत एक दिन में देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल देखी जाती है। तो आपका हर तरह से फिट, हेल्दी रहना, माइंड से हेल्दी रहना, हेल्थ से हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके मैम, मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी आपने कैसे किया था और नए एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए तैयारी?
आई थिंक मेंस के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज करने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की मेंस में 3 चीज़ें हैं। एक तो आप उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम अगले दिन दोगे, जब आपके 2 एग्ज़ाम रहेंगे, फिर अगले दिन फिर 2 एग्ज़ाम रहेंगे, तो सिर्फ नोट्स ही काम करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपकी स्पीड बनेगी, आप एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएंगे। और आई थिंक यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाओ और उसको केटर कर पाओ। जी मैम, नोट्स से मुझे याद आया कि शॉर्ट नोट्स एस्पिरेंट को कौन कौन सा सब्जेक्ट का बनाना चाहिए? यदि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो समय लग जाता है, यदि नहीं बनाते हैं तो तैयारी अधूरी रह जाती है, तो क्या करें, इस पे बताइए कुछ आप। शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए तो बेशक आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो मेरे लिए काम किया, बट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें रिवीजन चाहिए और आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। तो आई थिंक हर सब्जेक्ट की आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही कैसे बनाना चाहिए नोट्स, कुछ बताइए। आप सिलेबस उठाइए, यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, उसमें कीवर्ड्स उठाइए, टॉपिक उठाइए, और उसके ऊपर जो जो बेसिक चीज़ें हैं उसके नोट्स बना लीजिए। कुछ भी मेंस में वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं पूछ रही है, बहुत बेसिक पूछ रही है, हम लोग उस चीज़ को ही आंसर अगर अच्छे से कर पाएँ तो अच्छे से मेंस निकल सकता है। ओके मैम। मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चयन करना चाहिए एस्पिरेंट को? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि आपका एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगेन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और उस विषय में तो आप जितना भी नॉलेज गैदर कर सके आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कर लें, और अगेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन को केटर कर पाएँ। मैम, आपका इंटरव्यू कब था और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? मेरा इंटरव्यू 9 मार्च को था, और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही रहा था कि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बस इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन के लिए गए हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहा था। बहुत ही था जब आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम था, काफ़ी स्मूथ गया था, एंड मेरा उस दिन का फर्स्ट इंटरव्यू भी था, मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट इंटरव्यू मेरा था, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा था। और आई थिंक इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने ये देखा है कि आपकी बचपन से ही आपने क्या आपकी पर्सनैलिटी रही है, वो यूपीएससी मेंबर्स आर सो, वो लोग इतने एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ों में कि वो आपकी पर्सनैलिटी को उसी आधे घंटे में चेक कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको प्रिपरेशन के साथ जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि वो इंटरव्यू में बहुत काम आता है। ओके मैम, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताइए कि आप दिन से उठ के कैसे कैसे पढ़ाई करती थी, क्या कैसे? मेरा टाइम टेबल चेंज होता रहता था अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने घर पे रह के पढ़ाई करी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें घर में होती थी, तो जिसकी वजह से टाइम टेबल चेंज होता रहता था, बट मेरा फोकस यही रहता था। लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं लिया था आपने? मैंने लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया था। मेरा फोकस तो यही रहता था कि ये टॉपिक मुझे आज करना है, वो जैसे मर्जी कंप्लीट करूँ, चाहे जो मर्जी टाइम पे करूँ, उसको कंप्लीट करना, ये मेरा फोकस था। मैंने कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मैं नहीं फॉलो कर पाती थी, क्योंकि मैं घर में रहती थी, बट हाँ, ये मेरा फोकस रहता था, चाहे जो हो जाए, रात को इस टॉपिक को ख़त्म करके सोना है। मैम, जैसे कि मैं देखता हूँ वेब सीरीज वगैरह में IAS IPS को दिखाया जाता है, तो वेब सीरीज से मतलब आप वेब सीरीज वगैरह देखती थी, मूवी वगैरह बिल्कुल नहीं कुछ? मैं वेब सीरीज़ देखती थी, बिल्कुल देखती थी, मैं मूवीज़ भी देखती थी, मैं एंटरटेनमेंट के वो सारे सोर्स अपने पास रखती थी जो रखने चाहिए, ताकि आप एक लाइव, आप अपने आप को लाइव फील कर सको। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में घुसते चले जाएंगे, तो जैसे आपने बोला कि आजकल बहुत डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, डिप्रेशन में एस्पिरेंट्स जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ भी जिए, क्योंकि जो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपकी एक लाइफ ही है, उसको भी साथ साथ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेक श्योर कि जो आपका काम है वो आप मेहनत से करें, वो आप ईमानदारी से करें, बस इतना ही काफ़ी है। आजकल मैम मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया है या ऑफलाइन वाला पुराना सही था? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ आप नहीं जा सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग उन लोगों के लिए बहुत एक ब्लेसिंग है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि आप जाते हैं, आप एस्पिरेंट से मिलते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको हर दिन एक नई मोटिवेशन मिलती है कुछ करने के लिए। सो आई थिंक ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है। अंत में मैम एक सवाल है मेरा, लास्ट सवाल, नए एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते, दिल्ली आना चाहते, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि दिल्ली आने, अगर प्रिपेयर करना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली ही आना है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतनी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, सब कुछ है। अगर आप आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वेलकम, बट एट द सेम टाइम अगर मजबूरी में आ रहे हैं तो आप मत आइए, कहीं भी रह के आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
बट हाँ, अगर आप दिल्ली आ भी रहे हैं तो ये मेक श्योर करिए कि आपकी हेल्थ सही रहे, मेंटल हेल्थ सही रहे, और आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में या ऐसी किसी भी चीज़ का शिकार ना हो, क्योंकि तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मेहनत प्लस अपने आप को संयम रखना और करेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, इस एग्ज़ाम के लिए मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली मेरे मौसा जी पीसीएस ऑफिसर रहे हैं यूपी में, तो उनको बचपन से देखा था और अपने आप से ही फिर उसके बारे में जाना करा, तो मुझे ये हमेशा से रहता था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है लाइफ में जिसमें मुझे हर दिन ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। एंड आई थिंक यूपी, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, यूपीएससी एक लौता ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सो यही चीज़ सोच के मुझे हर दिन मोटिवेशन मिलती थी। कब मतलब आपको किस क्लास में लगा था कि आईएएस की तैयारी किया, यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? बैक ऑफ द माइंड में तो हमेशा से था, बट एक्चुअली मुझे ये करना है, ये मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा था, क्योंकि मेरे साइंस बैकग्राउंड था। फिर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था, मैं एमसीए के लिए एनआईटी इलाहाबाद भी जाने वाली थी, बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने यूपीएससी में आने का सोचा। बट लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हमेशा से मेरे था कि मुझे यूपीएससी करना है कभी ना कभी। यूपीएससी तैयारी करने वालों को मैम हमेशा प्लान बी लेकर के चलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कुछ बताओ आप। मुझे ऐसा लगता है कि प्लान बी तो आपको हमेशा ही लेके चलना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, कैसा भी डिसीजन लेते हैं, आपको हमेशा से एक प्लान बी आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। और यूपीएससी में अगर आप प्लान बी ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी की मेहनत पूरे दिल से या ऑनेस्टी से ना करें, आप वो करें, बट अगर आपका प्लान बी है तो इसमें कुछ भी, लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना परसेंट लोग क्लियर करेंगे वो बहुत माइन्यूट है। तो आपको अपने लिए, अपने खुद के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान बी रखें, और अगर नहीं भी है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको होना ही चाहिए, बट अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ओके मैम, अगर मैम आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होता फिर आप क्या करती? अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता, मैं फिर तैयारी करती और मैं फिर से देती जब तक मेरे अटेम्प्ट्स सैचुरेट नहीं हो जाते। ओके मैम, आपके पास मैम कोई प्लान बी था या नहीं? हाँ, मेरा प्लान बी ये था, मैं डीयू से लॉ फैकल्टी से लॉ कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे लोगों से इंगेज होना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि सिविल सर्विसेज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता। यही सेम अपॉर्चुनिटी मुझे लॉ करके मिलती। एज अ लॉयर मैं लोगों की हेल्प कर पाती, लोगों के लिए कुछ कर पाती, इसलिए मेरा प्लान बी लॉ। फिर आगे जज वगैरह बनने का प्लान था जुडिशरी करके? नहीं, अगर यूपीएससी नहीं होता तो फिर मेरा प्लान लॉ प्रैक्टिस करने का था, जज जुडिशरी में जाने का कोई प्लान नहीं था। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।